नमस्कार बच्चों। हम 12th हिस्ट्री में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। नालों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण किया गया था उसके बारे में हम देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो या उसके शहरों की जो मुख्य विशेषता थी वो जल निकास प्रणाली के लिए जानी जाती है। जैसे कि हम उसके निचले शहरों के नक्शों को देखेंगे तो पाया जाता है कि जो वहाँ की सड़कें तथा गलियाँ थी वो कैसी थी, एक ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ठीक है, जो कि एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों को गलियों के साथ बनाया गया होगा, फिर उनके अगल बगल क्या बना दिया गया हो, आवासों को बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि महत्वपूर्ण भी है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। ठीक है, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं कि जो वहाँ की जल निकास प्रणाली थी वो नगर योजना की ओर संकेत करती थी। मतलब कि वहाँ की जो नगर प्रणाली थी वो नगरों जैसी थी। जो जल निकास प्रणाली थी कैसी, जैसा कि अभी शहरों में होती है ना, उस प्रकार की नई प्रणाली थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार की जल निकास प्रणाली थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी जो कि स्नान घरों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। ठीक है, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नाली होती थी जो नहाने का स्थान होता है वहाँ पे, और शौचालय उससे जुड़ी होती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, उनके द्वारा घर का जो गंदा पानी होता था वो मध्यम आकार की जो नलियाँ होती थी उनमें पहुँच जाता था। ठीक है, गली गली में जो बनी होती थी। ठीक है, और इन मध्य आकार वाली जो नली होती थी उनसे पानी कहाँ चला जाता था, बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों में। ठीक है, ये मध्य आकार की नलियों से पानी चला जाता था, जो मुख्य सड़क होती थी वहाँ पे बड़े बड़े नाले बने हुए थे तो उसमें मिल जाता था। ठीक है, और जो सामान्यतः जो नलियाँ होती थी जो कि मध्य आकार की, वो कितनी होती थी, 9 इंच चौड़ी तथा 1 फुट गहरी होती थी। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि नालियाँ पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। यानी कि जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या कर दिया जाता था कि ऐसी ईंटों की चुनाई कर दी जाती थी या उनके ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे कि यदि कुछ कूड़ा कचरा उसमें लग जाए तो उसकी सफाई की जा सके समय समय पर, है ना। और इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि पहले जो नलियों का निर्माण, नली और गलियों का निर्माण किया गया हो, उसके बाद में अगल बगल में घर बना दिए गए हों। ठीक है, बड़े नाले जो होते थे जिनसे कि पानी पहुंचता था, मध्य आकार की नली से नालों में पानी पहुंचता था, वो उनकी जो दीवारें बनी होती थी वो कैसी होती थी, ईंटों से बनी होती थी या तो फिर पत्थरों से बनी होती थी। ठीक है, और जो किनारे होते थे यानी कि मोड़ होता था वहाँ पे क्या लगा देते थे, तिकोने आकार की वो लगा देते थे ईंटें। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी दूर पर जो जल निकास प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, जो नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर होदियाँ बना दी जाती थी। होदियों से क्या होता था कि जो बजरी वगैरह या रवा जो भी होता था वो क्या होता था, होदियों में भर जाता था। ठीक है, और ऊपर का जो गंदा पानी होता था वो नालों में पहुंच जाता था और होदियों से क्या सफाई कर दी जाती थी, है ना। और सफाई के कुछ स्थानों पर ऐसे मतलब ढेर लगे हुए मिले हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनकी सफाई तो की जाती थी लेकिन कचरे को फेंका नहीं जाता था, है ना। और जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों में ही सीमित नहीं थी, ये छोटे शहरों में भी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा घर का कूड़ा करकट नालियों में नहीं बहाते थे। जो कूड़ा करकट होता था उसको क्या करते थे, घर के बाहर कूड़ेदान रखे रहते थे, उसमें ये कूड़ा करकट को डालते थे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है
देखेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो शिल्प उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो था चनूदड़ो, जो कि पूरी तरह से शिल्प में संलग्न था, शिल्प के कार्यों में ना। शिल्प कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे शिल्प कार्य क्या क्या थे, जैसे कि मन के बनाना यानी कि जो मोती होते हैं उन वो बनाना, शंख की कटाई यानी शंखों को काटना, धातु कर्म यानी कि धातुओं से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाना और उन पे डिजाइन डालना है ना, मोर का निर्माण, मोहर बनाना और बाँट बनाना, ये क्या थे, शिल्प कार्य थे। ठीक है। और मनकों का जो निर्माण यानी कि मोतियों का निर्माण था, उनके बारे में देखें कि वो किस चीज़ों से बनाए जाते थे और किस किस आकृति के बनाए जाते। तो जो मनके थे वो कार्नियल, जो कि एक लाल रंग का पत्थर होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलकड़ी, ये इतने प्रकार के पत्थरों के बनाए जाते थे। मन के तांबा के भी बनाए जाते थे, कांसे के भी बनाए जाते थे और सोने के भी मन के बनाए जाते थे। ठीक है। तथा शंख और फॉन्स से भी कभी कभी, शंख, फॉन्स और पक्की मिट्टी से भी क्या बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। और जो मनकों का आकार होता था वो कैसा होता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित रूप होता था, है ना। इस प्रकार के मनकों का उत्पादन किया जाता था। कुछ मन के क्या होते थे, उनको उत्कीर्णित करके उन पर चित्रकारी करके उनमें डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है। और मन के बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ होते थे या उनको कैसे बनाते थे, कि उनकी जो तकनीक थी वो क्या थी, उसको जैसे कि सैलकड़ी नामक जो पत्थर होता था उसके चूर्ण को क्या सांचे में डाल देते थे और इस प्रकार मन के तैयार कर लेते थे सभी प्रकार के आकार के, ना। निर्माण के लिए क्या किया जाता था कि पहले पत्थरों के पिंडों को छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था, फिर उनके बाद बारीक से सल्क निकाल लिए जाते थे, मतलब छोटे छोटे बारीक सी परतें निकाल ली जाती थी। ठीक है। और उसके बाद उनको घिसाई और पॉलिश तथा छेद करने की प्रक्रिया की जाती थी। ठीक है। पहले तो उनको क्या पत्थरों को तोड़ लिया जाता था, फिर उसके पतली पतली परतें निकाली जाती थी, फिर उनके मन के बनाकर उनकी घिसाई की जाती थी और उन पर पॉलिश की जाती थी और उनमें छेद किए जाते थे। ठीक है। और चनूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के उपकरण भी हमको मिले हैं। यदि अपन नागेश्वर तथा बालाकोट को देखेंगे तो ये दोनों बस्तियाँ क्या थी, समुद्र तट के निकट स्थित थी। ठीक है। जहाँ से कि शंख से बनी वस्तुएं, क्योंकि ये समुद्र तट के निकट स्थित थी इसलिए समुद्री उत्पाद जैसे ही शंख, इससे बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है। जो कि मतलब जो नागेश्वर तथा बालाकोट थे, जो इनके निर्माण के विशिष्ट केंद्र भी हुआ करते थे। ठीक है। और इस प्रकार चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल, जैसा कि जो मनके हैं जो कि चनूदड़ो में मुख्य रूप से बनाए जाते थे, जो शिल्प कार्य का मुख्य केंद्र था, उनमें ये चीज़ें बनाई जाती थी चनूदड़ो में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो शहर था उन तक इसको पहुंचाया जाता था, कार्य किया जाता था। इसके उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविदों ने किस प्रकार की है। तो पुरातत्वविद इसके लिए क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें खोजते हैं कि ये जो शिल्प कार्य किया जाता था वो किन औजारों से किया जाता था, उसके लिए मतलब ढूंढते हैं वो, मतलब जैसे कोई वस्तु या चीज़ बना रहे हैं तो वो आदि बनी हो, उसके कुछ टुकड़े मिल जाए, है ना। और कूड़ा करकट भी देखते थे जिसमें उसके कुछ अवशेष मिल जाएं। इस प्रकार वो उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक हैं। जो कूड़ा करकट है वो क्या मतलब जो उत्पादन केंद्र ढूंढने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यदि अपन कोई शंख को काट रहे हैं या किसी पत्थर को काट रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई जो टुकड़े बनते हैं उसको क्या फालतू बचे तो उनको फेंक देते कोई वस्तु बनाकर,
और कभी कभी जैसे कि कोई चीज़ खराब हो गई तो बेकार हो गई, बड़े टुकड़े में कोई मतलब जो जिस स्थान पर अपन निर्मित कर रहे हैं उस स्थान पर छोड़ देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये टुकड़े ऐसा संकेत करते हैं कि जो विशिष्ट केंद्र होते थे उत्पादन के वो कहाँ पे होते थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में इनका उत्पादन कार्य किया जाता था। वहाँ से ये अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं।